वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज के वीडियो में फ्रेंड्स साइंस का 50 महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस, फायरमैन, उत्पाद पुलिस के साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स साइंस का फटाफट 50 क्वेश्चन को देख लेते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। आज का पहला सवाल है फ्रेंड्स, आपका गेस करते चलिएगा। खाली स्थान तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका फ्रेंड्स पीबी, यानी कि लेड और पारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, लेड और पारा तुलनात्मक रूप से क्या होता है, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो पहला का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर देखा जाए फ्रेंड्स पीबी जिसे लेड कहते हैं, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 82 होता है, 82 होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जबकि पारा का Hg का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, तो Hg का 80 होता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। पीबी का अगर परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो कितना, 82 हो गया फ्रेंड्स, और Hg का कितना होता है, तो आपका 80 होता है। तो ये आपका जो लेड और पारा है जो तुलनात्मक रूप से ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो पहला का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगाने वाला दाब क्या कहलाता है। बहुत अच्छा सवाल है दो का। तो एक क्या कहलाता है फ्रेंड्स, एक एटमोस्फियर कहलाता है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगाने वाला दाब क्या कहलाता है, तो एक एटमोस्फियर कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल देखिए कि सोने का सापेक्ष घनत्व इतना है, SI में इसका घनत्व कितना होगा। ठीक है, सापेक्ष घनत्व आपका 19.3 दिया हुआ है, तो SI इकाई में इसका जो आपका घनत्व पूछ रहा है, तो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इतना आपका इसका हो जाएगा SI में घनत्व, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। मान लिया द्रव में अशुद्धियां मिला दिया जाए फ्रेंड्स, तो उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 4 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कि ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक होता है जो क्या होता है, आपका बढ़ जाता है। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पांचवा नंबर सवाल देखिए कि समुद्री जल के विलवणीकरण उत्क्रमित परासन के प्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, समुद्री जल का विलवणीकरण उत्क्रमित परासन के प्रयोग द्वारा किया जाता है, विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है। तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो विलयन पर प्रयुक्त दाब होता है वो परासरणी दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का। छठा नंबर सवाल देखिए, छठा नंबर सवाल आपका कह रहा है माध्यमों में 1 में जल है, 2 में इस्पात, 3 में नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। आरोही क्रम एक अवरोही होता है फ्रेंड्स। आरोही मतलब क्या हो जाता है आपका, बढ़ते हुए क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते। तो बढ़ते हुए क्रम में कह रहा है, तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा आपका कह रहा है माध्यम में जल में, इस्पात में और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में कर रहा है। तो सबसे कम इसमें पहले नाइट्रोजन होगा, उसके बाद में होगा जल, उसके बाद में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका जल हो जाएगा, उसके बाद में आपका इस्पात होगा। यानी कि सब ये 3 में से फ्रेंड्स सबसे कम इसमें होगा, उसके बाद में जल में होगा और सबसे ज़्यादा किसी इस्पात में होगा। तो आरोही क्रम में कर रहा है, तो पहले कम वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला, तो सबसे लास्ट में इस्पात वाला 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं। ऐसे फ्रेंड्स देखिए आपका जो इसका पूछा जाता है कि ध्वनि का चाल अगर पूछा जाता है फ्रेंड्स माध्यम में, तो लोहा में कितना होता है, जल में कितना होता है, वायु में कितना होता है, तो सब याद रखेगा। जैसे कि आपका वायु में कितना होता है फ्रेंड्स, तो 332 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड इतना हो गया। उसके बाद में आपका लोहा में कितना होता है, तो लोहा में जो इस्पात बहुत ज़्यादा 5130 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जल में देखा जाए तो 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए, 7 नंबर सवाल है कि एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है, ADSL तकनीक है, किसका है। तो ADSL तकनीक है जो क्या है फ्रेंड्स, 7 का। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस कीजिए। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक वायर्ड डेटा संचार है,
ADSL क्या है, जिसका फुल फॉर्म हो गया आपका सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ADSL। ये क्या है, तो यह एक वायर्ड डेटा संचार है। ऑप्शन नंबर 20 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखिए, यू आकार के ट्यूब में दोलायमान, ठीक है, दोलायमान द्रव स्तंभ की गति किस प्रकार की होती है, यू आकार के ट्यूब में। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सरल आवर्त और आवर्तकाल द्रव के घनत्व पर आश्रित होता है। 9 नंबर सवाल को देखिए, यदि कोई कुर्ता या कमीज सफ़ेद है तो इसका अर्थ है कि क्या करेगा, वो सफ़ेद कमीज है, क्या करेगा फ्रेंड्स 9 का, तो वो क्या करेगा, वह प्रकाश को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। सभी को पता है कि जो सफ़ेद कलर होता है वो प्रकाश को क्या करता है, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो काला होता है फ्रेंड्स, वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, अवशोषण करता है, ठीक है। काला कलर होता है जो आपका प्रकाश को क्या करेगा, सबसे ज़्यादा उसमें को अवशोषण करेगा, और जो व्हाइट सफ़ेद होता है वो क्या परिवर्तित कर देता है। तो 9 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए, हवा से नमी अवशोषण की प्रक्रिया है, बहुत अच्छा सवाल ये भी है। तो देखिए डेल क्वेंसन, ठीक है, डेल क्वेंस, ये जो हवा से नमी अवशोषण की प्रक्रिया है, डेल क्वेशंस जो क्या है, तो हवा से नमी के अवशोषण की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है फ्रेंड्स, 3 प्रतिरोधों 9M और कितना 1M को समानांतर में जोड़ा जाता है। इस समानांतर संयोजन का कुल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम है। अज्ञात प्रतिरोध X ज्ञात कीजिए। तो 11 का जो आपका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा, ठीक है, 9 ओम आएगा। 12 नंबर सवाल देखिए, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नाइट्रोग्लिसरीन जो आपका विस्फोटक है वो क्या है, एक तरह का एस्टर है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर सवाल देखिए, विषाक्त मस्टर्ड गैस है 13 का, तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाक्त मस्टर्ड गैस है जो क्या लिक्विड द्रव होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, चलिए राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका रासायनिक प्रयोगशाला आपका पुणे शहर में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। 15 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित कांच के प्रकार में कौन पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी क्रूक्स कांच हो जाएगा, ठीक है। क्रूक्स कांच है जो पराबैंगनी किरणें का विच्छेदन कर सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कांच से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जैसे फ्लिंट कांच होता है, तो फ्लिंट कांच का प्रयोग किसमें होता है बनाने के लिए, तो कैमरा दूरबीन के लेंस में फ्लिंट कांच होता है फ्रेंड्स। क्रूक्स कांच है ये होता है, इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है। एक होता है फ्रेंड्स आपका पायरेक्स कांच होता है, तो पायरेक्स कांच है जो आपको प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में होता है। एक क्राउन कांच होता है जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, तो नेत्र दोष को दूर करने के लिए चश्मों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके मुख्य रूप से पूछा जाता है कि क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ होता है, तो ये आपका धूप के चश्मों बनाने में क्रूक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक याद रखिएगा, फ्लिंट कांच जो कैमरा दूरबीन के लेंस बनता है वो फ्लिंट कांच का होता है। यहाँ सवाल था कि निम्नलिखित कांच के प्रकार के में कौन पराबैंगनी किरणें का विच्छेदन कर सकता है, तो क्रूक्स कांच जिसका प्रयोग है जो आपका धूप चश्मे में किया जाता है। 16 नंबर सवाल देखिए, भारत में भारी जल बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है भारी जल। 16 नंबर सवाल, भारी जल को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, DTO इसका होता है सूत्र होता है फ्रेंड्स। तो भारी जल जो आपका ट्रॉम्बे में बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 16 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए, आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आदर्श गैस का हो जाएगा आपका PV/T, यानी कि ये हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल देखिए, डॉक्स फाइल किस से बनाई जाती है, कंप्यूटर से सवाल है, तो डॉक्स फाइल किससे बनाई जाती है, तो देखिए डॉक्स फाइल का निर्माण बनाया जाता है वर्ड प्रोसेसर से बनाया जाता है। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, 19 नंबर सवाल है, स्थिर ताप पर किसी गैस के अणु का वर्ग माध्यम मूल वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है। 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। स्थिर ताप पर किसी गैस के अणु का वर्ग माध्यम मूल वेग किसके अनुक्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आपका है कि यदि माता पिता के रक्त समूह ए तथा ए बी हो तो निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा नवजात शिशु का रक्त समूह होना असंभव है। ठीक है, असंभव कह रहा है। यदि माता पिता के रक्त समूह क्या ए तथा ए बी हो, तब कह रहा है कि जो नवजात शिशु जन्म लेगा उसका रक्त समूह होना कौन असंभव है, यानी वो नहीं हो सकता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओ रक्त समूह उसका नहीं हो सकता। यदि माता पिता के रक्त समूह ए और बी है फ्रेंड्स, तो उसको बच्चा नवजात शिशु को ओ है जो आपका नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए कि रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को क्या खालिस्तान क्या कहते हैं। तो संपन्नता को इसे क्या यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का। रासायनिक तत्वों के विशेष रूप से नाइट्रोजन फॉस्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। 21 का करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल देखें, निम्न में से कौन सा एक पोषणीय कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। तो कैल्शियम का स्रोत देखिए इसमें 22 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मलाई उतारा हुआ दूध है जो कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। सभी को पता है दूध में भरपूर कैल्शियम पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल देखिए, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 23 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। धीमी वृद्धि देखा जाए फ्रेंड्स तो आपका 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन शरीर की धीमी वृद्धि के कारण बनता है फ्रेंड्स, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर, टिटनेस नामक रोग निम्न में से जाना जाता है। टिटनेस फ्रेंड्स, टिटनेस को और क्या नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग लॉक जॉक भी कहा जाता है। 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, कह रहा है ना टिटनेस नामक रोग निम्न में से भी जाना जाता है, तो टिटनेस नामक रोगों को लॉक जॉक भी कहा जाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है। चलिए बहुत अच्छा, यकृत रोग, जो यकृत मतलब नहीं लीवर, तो रोग हेपेटाइटिस बी के कारण क्या है फ्रेंड्स, तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वही HBV वायरस के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, तो उसका नाम क्या है, HBV इसके कारण से होता है, जिसे हम लोग पीलिया रोग भी, जॉन्डिस भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक होता है फ्रेंड्स। हेपेटाइटिस बी अगर हो जाने पर तो बहुत दिक्कत, बहुत मतलब कि एक तरह से इलाज इसका नहीं हो पाता है बढ़िया से। शुरुआती अवस्था में पता हो जाने पर तो इलाज होता है, लेकिन अगर हो जाता है फ्रेंड्स ज़्यादा देर हो जाने पर फिर बहुत खतरनाक हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। तो ये आपका यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक कौन है, तो आपका HBV वायरस है। 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये देखिए 25 प्रश्न हम लोग अभी देख लिए फ्रेंड्स। 25 प्रश्न का एक और मिनी मॉक टेस्ट इसमें इंक्लूड है, तो टोटल आपका 50 प्रश्न हो जाएगा। चलिए पुनः एक से देखते हैं फ्रेंड्स। तो आपका है पहला सवाल कि निम्नलिखित रोगों में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है। टाइगर मच्छर द्वारा कौन सा रोग संचारित नहीं होता है, तो जापानी इंसेफेलाइटिस होता है जो आपका टाइगर मच्छर द्वारा नहीं होता है। बाकी डेंगू, पीत ज्वर, चिकनगुनिया ये सब होता है। ठीक है, तो पहला का करेक्ट आंसर हो जाए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका कह रहा है ना जापानी जो इंसेफेलाइटिस होता है, यह रोग होता है फ्रेंड्स आर्बो वायरस क्यूलेक्स नामक मच्छर से फैलता है। ठीक है, तो पहला करेक्ट आंसर डी हो गया। दूसरा है फ्रेंड्स APGAR स्केल क्या है, तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, तो ये 2 का है जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। ठीक है, APGAR। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है आपका, तो नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का यह एक स्केल है। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो ए मतलब देखिए होता है आपका एपेरियंस होता है, पी मतलब होता है आपका क्या होता है इसका, तो पल्स होता है, और जी मतलब क्या होता है इसमें फ्रेंड्स, जी मतलब होता है ग्रीमेंस प्रतिक्रिया होता है, ग्रीमेंस रिस्पॉन्स होता है। उसके बाद फिर ए बच गया फ्रेंड्स, तो ए मतलब होता है एक्टिविटी होता है। उसके बाद में आर बच गया फ्रेंड्स, तो इसके बराबर होता है रिस्पायरेशन, यानी कि आप क्या होता है श्वास दर होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका APGAR स्केल है वो क्या है, तो नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है। 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स। इससे पता चलता है कि बच्चे का है जो आपका त्वचा का रंग कैसा है, दिल का धड़कन कैसा है, उसका है जो आपका श्वास कैसा चल रहा है। ठीक है, उससे ही पता चलता है। तो 2 का करेक्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। APGAR क्या स्केल क्या है, तो इसका याद रखिएगा। 3 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, 3 नंबर सवाल
हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 3 देखिए, सवाल नंबर 3 आपका है कि मिकास क्या है। तो देखिए मिकास क्या है फ्रेंड्स, एक आपका नई सर्जरी विधि है, यानी बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बीबीआई, इसको फ्रेंड्स आप लोग लिख करके याद कर लें। मिकास क्या है पूछा जा सकता है। तो मिकास है जो क्या है फ्रेंड्स, एक बाईपास सर्जरी की नई विधि है। मिकास अर्थात फ्रेंड्स मिनिमली इन्वाइसिस कार्डिक सर्जरी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मिकास क्या है, तो बाईपास सर्जरी की एक नई विधि है। चौथा नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा लिंग गुणसूत्र में विद्यमान अप्रभावित जीन के निष्पीड़न से उत्पन्न होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पेशी दुष्पोषण के कारण होता है। 13 नंबर सवाल देखिए आपका कह रहा है कि 13 केजी की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें विहित ऊर्जा कितनी होगी। यानी आपका मास भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, और आपका हाइट ऊंचाई भी दिया हुआ है। आपका गुरुत्वीय त्वरण का मान सबको पता है, इतना 9.8 इतना होता है। तो आपका विहित ऊर्जा पूछ रहा है ना, तो विहित ऊर्जा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान आपका दिया हुआ है कितना, 13 केजी दिया हुआ है। उसके बाद में ऊंचाई भी आपका यानी हाइट दिया हुआ है कितना, एच दिया हुआ है फ्रेंड्स, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। और गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको पता है। तो विहित ऊर्जा क्या हो जाएगा, इसमें विहित ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका mgh हो जाएगा। ठीक है, यानी मास गुना ग्रेविटेशन गुरुत्वीय त्वरण और इंटू ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा, 13 इंटू हो गया फ्रेंड्स आपका 9.8 हो गया। इतना इतना इंटू कितना कर देगा, 5 कर देगा। तो इसको करिएगा तो इसका आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 637 जूल आ जाएगा। ठीक है, छठा नंबर सवाल को देखिए, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है। देखिए मक्का में सफ़ेद कली कर रहा है ना, तो मक्का में सफ़ेद कली जो रोग होता है फ्रेंड्स वो जिंक की कमी से होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मक्का में सफ़ेद कली जो आपका रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। 7वां नंबर, किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है। किस प्रकार का उत्तक नारियल का भूसी बनाता है। तो 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्केलेरेन काइमेटस फाइबर। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां नंबर सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एक नट है। तो नट फल का उदाहरण कौन है 8 का, तो लीची जो नट फल के अंतर्गत आता है, पहले भी आप लोग सेट में पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लीची का जो खाए जाने वाला भाग होता है फ्रेंड्स उसे क्या कहते हैं, तो एरियल कहते हैं। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स कि लीची कैसा फल है, तो एक नट फल है। और लीची का जो हम लोग खाते हैं भाग उसको क्या नाम रखा गया है फ्रेंड्स, तो एरियल उसका आपका नाम है। ठीक है, लीची का उत्पादन में बिहार में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका नट फल हो गया, लीची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए, एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है, जूल में यह ऊर्जा कितनी होगी। 9 नंबर सवाल का तो देखिए इसको किस तरह से बना सकते हैं फ्रेंड्स। 9 का इसे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कह रहा है कि एक घर में एक महीने में 200 इकाई ऊर्जा की खपत होती है। तो एक यूनिट बराबर कितना होता है, एक यूनिट बराबर आपका होता है कितना फ्रेंड्स, 3.6 इंटू 10 के पावर कितना 6 जूल होता है। ठीक है, एक यूनिट बराबर अब कह रहा है कितना फ्रेंड्स 200 इकाई कर रहा है ना, तो 200 कर रहा है तो 200 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 3 पॉइंट इतना है ना, इतना कर रहा है 200 यूनिट, तो इसमें क्या करेंगे 200 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 यानी 7 7 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। 7.2 इंटू 10 टू पावर 10 के पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा फ्रेंड्स। 9.2 इंटू 10 टू पावर 6 आएगा। ठीक है, 8 में बोला था 6 आएगा। समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि आपका यहाँ पर दिया हुआ यूनिट, एक यूनिट बराबर कितना होता है, खाली इसको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, एक यूनिट बराबर आपका टोटल दिया हुआ 200 यूनिट, तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक यूनिट बराबर कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर 6 जूल होता है। इसमें आपको 200 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका आ जाएगा कितना 7.2 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल आ जाएगा। ठीक है, 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 10 नंबर सवाल देखिए, अफीम का वनस्पतिक नाम क्या है। अफीम का जो वनस्पतिक नाम है फ्रेंड्स 10 का करेक्ट आंसर होगा पाइपेवर सोमनीफेरम होता है। ठीक है, अफीम का जो आपका वनस्पतिक नाम होता है ऑप्शन नंबर बी 10 का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल को देखिए कि अग्नि द्वितीय प्रक्षेपास्त्र का पारस है लगभग कितना है। 11 नंबर सवाल का, तो अग्नि जो मिसाइल ये है फ्रेंड्स, अग्नि सेकेंड है, उसका रेंज लगभग कितना 2000 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला मध्यम दूरी के एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये याद रखिएगा। अग्नि सेकंड द्वितीय है जो आपका फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्या है, तो जमीन से जमीन पर मार करता है। इसकी मारक क्षमता, इसकी जो रेंज होती कितना होता है, तो 2000 किलोमीटर होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किस के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 12 नंबर सवाल का अल्ट प्लस इंटर करने से क्या होता है 12 का, तो अल्ट प्लस जब कंप्यूटर में आपका इंटर करिएगा तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए होता है। जो आपका आइटम चयन किया है उसका प्रॉपर्टी देखना है तो अल्ट प्लस इंटर मारिएगा तो दिखाएगा, ठीक है। तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट, ठीक है, इरिथ्रोसाइट में रहता है। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में क्या रहता है, तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। न तो डीएनए न ही आरएनए होता है। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। वयस्क मानव इरिथ्रोसाइट में न तो डीएनए रहता है फ्रेंड्स, न ही आपका आरएनए रहता है। तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उष्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो देखिए उष्मीय आयनन सिद्धांत है जो किसने दिया था, तो 14 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. साहा ने दिया था, ठीक है। उष्मीय आयनन सिद्धांत किसने दिया था, तो एम.एन. साहा ने दिया था। 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जे.बी. नार्लिकर द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। चलिए इसका गेस कीजिए फ्रेंड्स, सही करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या, सभी का सही करना होना चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता किससे मारते हैं, तो हाइग्रोमीटर से होता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति जिसका भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 न्यूटन है, तो अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा। 17 नंबर सवाल का, तो 17 का करेक्ट आंसर देखिए, कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, ये सिंपल है। देखिए यहाँ पर देखिए आपका पृथ्वी पर कितना है, 60 है फ्रेंड्स, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6 हो जाता है ना, तो सही बोल रहा है आपका 6 नहीं कि 60, चंद्रमा पर 10 हो जाएगा। इतना याद रखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी पर जितना भार है वहाँ चंद्रमा पर क्या होता है, उसका 1/6 हो जाता है। तो वही तो इसमें कह रहा है कि अगर पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा, तो 1/6 हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन अंतरिक्ष में उसका कह रहा है, तो अंतरिक्ष में क्या होगा फ्रेंड्स, भार होगा, कुछ नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अंतरिक्ष में, ठीक है। अंतरिक्ष में इसका क्या होगा फ्रेंड्स, 0 न्यूटन होगा, नहीं कुछ भी नहीं होगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण का मान देखिए क्यों होता है फ्रेंड्स, देखिए भार जो किसी का होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है, और अंतरिक्ष में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो क्या होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का मान है जो 0 हो जाता है, यही कारण, तो जब गुरुत्वीय त्वरण ही 0 हो जाएगा तब भार रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका 0 हो जाएगा। लेकिन चंद्रमा पर क्या है फ्रेंड्स, 1/6 हो जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल 18 नंबर सवाल को देखिए, यदि 100 ग्राम चीनी के आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। 18 का करेक्ट आंसर, अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में घोलकर एक असंतृप्त घोल, तो इसका आयतन पर कुछ प्रभाव आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। विलयन का जो आयतन होगा उस पर नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, एक बुलेट लंब रूप से ऊपर दागी जाती है, वह उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में t1 समय लेती है, वहां से जमीन तक पहुंचने में t2 समय लेती है, तो उस दिशा में निम्न में से क्या सही है। 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, t1 = t2 हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर सवाल देखिए, नदियों में पानी का बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार है। चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 20 का, नदी में जो पानी बहता है तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स क्या, नदियों के में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदियों में पानी के बहाव के लिए गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर सवाल, कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है, तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। रासायनिक क्रिया आपका ये है फ्रेंड्स, CO2 प्लस के H2O इक्वल टू क्या है, H2CO3 उदाहरण है किसका है, तो 22 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ठीक है।
ये जो आपका रासायनिक प्रक्रिया दिया हुआ है वो किसका उदाहरण है फ्रेंड्स? तो ये आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। 22 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, लौह कि धात्विक में प्रयुक्त मुख्य अपचायक क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? लौह का है तो कोक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? इसमें बहुलक कौन नहीं है 24 का? तो स्टार्च, प्रोटीन, रुई, कपास। घी है जो फ्रेंड्स आपका बहुलक नहीं है, क्योंकि घी जो किसके है फ्रेंड्स? ये वसा का उदाहरण है। ठीक है, घी है जो बहुलक नहीं है, ये वसा का उदाहरण है। चलिए आज का लास्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानी आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका 50 प्रश्न साइंस से था। इसी तरह से फ्रेंड्स देखिए, आपका साइंस का भी मैं अभी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जीके जीएस का भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, और आपका हिंदी का भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। बच गया फ्रेंड्स अंग्रेजी और मैथ का बिहार पुलिस फायरमैन के लिए, तो उसका भी मैं जल्द ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। अभी एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा अभी मटेरियल डालना है फ्रेंड्स, इसलिए थोड़ा सा अभी लाइव भी क्लास नहीं आ रहा है। जल्द ही एप्लीकेशन अब पूरा होने वाला है फ्रेंड्स, और उसके बाद एप्लीकेशन पे काम चलता रहेगा, अप टू डेट करते रहेंगे, आप लोग की पढ़ाई होती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।